बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने 5 किंगडम्स देखे थे, ठीक है। हमने ये बात की थी कि रॉबर्ट पिटाकर ने 1969 में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के 5 ग्रुप्स बनाए थे और इनमें मोनेरा है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। अब इसमें जो पहला किंगडम था मोनेरा, हमने बात की थी कि इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स प्लेस हैं और ये ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक हैं, ये प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, क्योंकि इनका सेल प्रोकैरियोटिक होता है। और हमने प्रोकैरियोटिक के बारे में बात की थी कि इनमें ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज, यानी कि वो ऑर्गेनेलीज जिनकी मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती हैं, वो इन सेल्स में नहीं पाई जाती। फिर सेल वॉल मोनेरा की म्यूरिन से बनी होती है, ठीक है, और इसकी एग्जांपल आपके पास बैक्टीरिया है। फिर नेक्स्ट प्रोटिस्टा, इसमें जो मेन बात थी कि ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं और इसमें ज़्यादातर जो हैं वो यूनिसेलुलर हैं और कुछ मल्टी सेलुलर लेस कम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी इस किंगडम में प्लेस किए गए हैं। इसकी एग्जांपल एल्जी, प्रोटोजोन्स। फिर फंजाई की बात की कि इनकी सेल वॉल काइटिन से बनी होती है और इसमें ये यूकैरियोटिक हैं और इनकी जो बॉडी के अंदर फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में होता है एनिमल्स की तरह, और एग्जांपल इसकी मशरूम, मोल्ड, यीस्ट वगैरह। फिर प्लांटी की हमने बात की कि इसमें इसके मेंबर्स को हम प्लांट्स कहते हैं। अब इसमें यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ऑटोट्रॉफिक हैं, अपनी खुराक खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से मिल के बनी होती है और इनके सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होती, एब्सेंट होती हैं, और ये अपने फूड को, बॉडी के अंदर फूड को रिजर्व करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और एग्जांपल इसकी सारे प्लांट्स हैं, पाइनस, फर्न्स, ब्रासिका एट्सेट्रा। फिर एनिमेलिया में हमने बात की कि इसमें यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं लेकिन ये हेट्रोट्रॉफिक हैं, ये अपनी खुराक खुद नहीं बनाते बल्कि डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे अपनी खुराक के लिए, और इनमें सेल वॉल नहीं होती, यानी कि इनका जो सेल होता है उसमें सेल वॉल नहीं होती बल्कि मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। जबकि फंजाई और फंजाई, मोनेरा और किंगडम प्लांटी के जो मेंबर्स हैं उनके सेल्स के अंदर सेल वॉल होती है। एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं होती, एब्सेंट होती है, और इसमें सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लांट सेल्स में नहीं होते, और ये अपनी फूड को रिजर्व करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जैसे कि फंजाई करते हैं। और इस ग्रुप के मेंबर्स को मज़ीद फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, वर्टिब्रेटा एंड इनवर्टिब्रेटा। और इस पर हमने बात की थी कि वर्टिब्रेट्स वो जिनमें बैकबोन हो, रीढ़ की हड्डी हो, और इनवर्टिब्रेट्स में उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्लेस किया गया है जिनमें एब्सेंट होती है बैकबोन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होली कुरान एंड बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी क्या है और कुरान हमें इस बारे में क्या टीचिंग्स देता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। अल्लाह द क्रिएटर एंड सस्टेनर ऑफ द होल यूनिवर्स, यानी कि अल्लाह ताला ने ये यूनिवर्स, ये दुनिया बनाई है और उसी ने इस निज़ाम को कायम रखा हुआ है। एंड ही गाइडेड his creatures in every possible way which can lead them to successful survival, यानी कि जितनी भी क्रिएचर्स उसने बनाई है हमारे समेत, उनको वो गाइड करता है, उनको वो रास्ता दिखाता है ताकि वो सक्सेसफुली सरवाइव कर सकें। इन द सेम वे Allah has guided human beings in their search for those basic questions which have puzzled their minds for centuries, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे सवालात, ऐसे प्रॉब्लम्स जिन्होंने इंसानों को सदियों से कंफ्यूज किया हुआ है, पजल किया हुआ है, यानी कि दिन रात क्यों होते हैं, या ये दुनिया क्यों बनी है, दुनिया कैसी है, ठीक है। तो इस तरह के हज़ारों लाखों क्वेश्चंस हैं जिन्होंने पजल किया हुआ है। तो इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए
ان کو سرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈ کیا. کیسے گائیڈ کیا؟ فار مٹیریل گائیڈنس اینڈ اسپرچول ڈیولپمنٹ آف ہیومن انٹلیکٹ اللہ ہیز انڈورڈ ہیومینٹی ود دی ٹیچنگز آف ہولی قرآن. اللہ تعالیٰ نے ہولی قرآن کے ذریعے سے انسانوں کو سکھایا، انسانوں کو گائیڈ کیا، ٹیچ کیا. کس لیے؟ مٹیریل گائیڈنس کے لیے بھی کہ یہ دنیا، یہ جو مٹیریلسٹک ہے، یہ کیوں بنی، ٹھیک ہے، اس کا مقصد، اس میں بہت ساری چیزیں، یعنی کہ ہر چیز کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا، گائیڈ کیا ہمیں. اور اس کے علاوہ اسپرچول ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی بہت زیادہ ہولی قرآن میں ٹیچنگز ہیں. According to the Quranic teachings, Allah is the ultimate creator of every living and non-living thing. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا کریٹر ہے، ہر چیز کو بنانے والا ہے according to the Quranic teachings، اور یہ ہمارا ایمان ہے. Some of the Quranic verses in this regard are quoted below. اسی حوالے سے کچھ آیات ہیں قرآن پاک کی، ان کو ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے ہے الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین. ترجمہ: who made all things good which he created and he began the creation of man from clay. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں وہ بہترین بنائی ہیں، باکمال بنائی ہیں. He created all things good and began the creation of man from clay. اور پھر اس آیت میں خاص انسان، اشرف المخلوقات کی طرف اشارہ ہے. پہلے حصے میں آپ دیکھیں تو جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں وہ تو ٹھیک ہے، گڈ ہیں، لیکن ان میں مثال کیا دی ہے؟ ہیومن بینگز کی مثال دی ہے کہ اس نے انسان کو مٹی سے بنایا. ہی کریٹڈ مین فرام کلے. دوسری آیت ہے سورہ المومنون کی. پہلی تھی سورہ السجدہ آیت نمبر 7. دوسری آیت سورہ المومنون آیت نمبر 12. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Verily we created man from a product of wet earth. اس آیت میں دوبارہ اللہ پاک نے یہ ذکر کیا کہ انسان کو ہم نے مٹی سے بنایا، ویٹ ارتھ یعنی کہ گیلی مٹی سے بنایا. پھر سورہ الرحمن آیت نمبر 14. خلق الانسان من صلصال کالفخار. He created man of clay like the potters. اس نے مٹی کا انسان بنایا جیسے کوئی پوٹر، یہ جو مٹی کے برتن ہوتے ہیں، جیسے اس طرح برتن جو جیسے لوگ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا. پھر سورہ الزمر آیت نمبر 62. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. اللہ از دی کریٹر آف آل تھنگز اینڈ ہی از گارڈین اوور آل تھنگز. تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے. وہی ان کو اسی نے ان کو مینٹین کیا ہوا ہے، وہی گارڈین ہے، ہر چیز کا رکھوالا ہے. پھر نیکسٹ ہے سورہ یاسین کی آیت نمبر 36. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. Glory to be him who created all the sexual pairs of that which the earth groweth and themselves and of that which they know not. اب اس آیت میں گلوری بی ٹو ہم یعنی کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. Who created all the sexual pairs یعنی کہ جس نے تمام چیزوں کو جوڑے کی فارم میں بنایا. یعنی کہ آپ اگر چارجز کو دیکھیں تو پازیٹیو نیگیٹو
इंसानों को देखें तो मर्द औरत यानी कि तमाम चीज़ों को जोड़े की फॉर्म में, पेयर्स की फॉर्म में बनाया। ऑफ देट विच द अर्थ ग्रोथ, और इन्हीं की वजह से, इन्हीं जोड़ों की वजह से दुनिया, अर्थ, ज़मीन ने ग्रोथ की, ज़मीन बढ़ी, ठीक है, ये दुनिया बढ़ी। एंड देमसेल्व्स, और ये जोड़े खुद बढ़े, इनकी नस्लें बढ़ी। एंड ऑफ देट विच दे नो नॉट, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें पैदा हुई या ग्रो हुई जो इंसान को नहीं मालूम। तो ये हमने कुछ वर्सेस कुरान पाक की आयत पढ़ी। इससे क्या साबित होता है कि हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि बायोलॉजी के बारे में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, अपने बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में कुरान मजीद क्या कहता है। क्योंकि हमारा तो बीइंग अ मुस्लिम ये ईमान है कि अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ें बनाई है। साइंस उसके बारे में क्या कहती है, तो ये कंपैरेटिव स्टडी है। ये आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हमने देखा कि कुरान मजीद क्या टीचिंग्स देता है हमें और साइंस उसके बारे में क्या कहती है। हम इसके कंपैरिजन से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसी टॉपिक से रिलेटेड अगला हमारा टॉपिक है कि मुस्लिम साइंटिस्ट, यानी कि कुरानिक टीचिंग्स को फॉलो करने वाले साइंटिस्ट, उनकी बायोलॉजी में, साइंस में और स्पेशली बायोलॉजी में क्या कंट्रीब्यूशंस हैं। तो आज हम इसको देख लेते हैं। मुस्लिम साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड अ लॉट ऑफ नॉलेज टू द साइंस ऑफ बायोलॉजी, यानी कि मुसलमान साइंसदानों ने बायोलॉजी में बहुत सा नॉलेज क्रिएट किया, बहुत कंट्रीब्यूशंस हैं उनकी बायोलॉजिकल नॉलेज को क्रिएट करने में। एंड मेडिसिन्स, अब मेडिसिन भी बायोलॉजी की ही फील्ड है, फ्रॉम 8 to 15 सेंचुरी। और इनका जो गोल्डन पीरियड है बायोलॉजी के हवाले से, साइंस के हवाले से, वो क्या है, 8 सेंचुरी to 15 सेंचुरी। ये पूरा जो अरसा है इसमें बहुत बड़ी बड़ी डिस्कवरीज, बहुत बड़ी बड़ी इन्वेंशंस मुस्लिम साइंटिस्ट ने की हैं। देयर व्यूज़ वर हाईली रिस्पेक्टेड, और इस दौरान मुसलमान साइंसदानों के काम को दुनिया कदर की निगाह से देखती थी, उनके व्यूज़ को रिस्पेक्ट की निगाह से देखती थी। एंड टेकन एज अथॉरिटी, और उस पर अमल करती थी, उनकी बातों पे। सम ऑफ दी फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट आर, नंबर 1 जाबिर बिन हयान। ये उनमें से कुछ मशहूर साइंटिस्ट के यहाँ पे नाम हैं। इसके अलावा बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, तो जो ज़्यादा फेमस हैं हम उनके बारे में और उनकी कंट्रीब्यूशंस के बारे में कि उन्होंने क्या कारनामा किया उसके बारे में देखते हैं। जाबिर बिन हयान 1721 एडी से 815 एडी, यानी कि उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 721 एडी, एंड उनकी डेथ जो हुई वो 815 एडी में हुई। ही वॉज बोर्न इन ईरान, ये ईरान में पैदा हुए थे। एंड प्रैक्टिस्ड मेडिसिन इन इराक, लेकिन तालीम कहाँ पे हासिल की, इराक में। वहाँ पे मेडिसिन की प्रैक्टिस किया करते थे, अद्वियात की, डिफरेंट डिजीज़ के लिए वहाँ पे ये प्रैक्टिस किया करते थे, सीख रहे थे वहाँ पे। ही इंट्रोड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री एंड आल्सो रोट अ नंबर ऑफ बुक्स ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है जाबिर बिन हयान की, ये बात आपने याद रखनी है। जाबिर बिन हयान अ फेमस मुस्लिम, व्हाट ही डिड, ही इंट्रोड्यूस्ड एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री, यानी कि जो एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री है, ये जो लेबॉर्ट्रीज़ में हम केमिस्ट्री लर्न करते हैं कि फ़लाँ केमिकल को फ़लाँ से मिलाया तो फ़लाँ प्रोडक्ट बनता है, इस एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री की बुनियाद रखी, इंट्रोड्यूस करवाई जाबिर बिन हयान ने। और इसके अलावा क्या किया, बायोलॉजी के हवाले से क्या किया, प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर बुक लिखी। कौन सी बुक लिखी, अल नबातात एंड अल हैवान। प्लांट्स पे अल नबातात के नाम से एक बुक लिखी जिसमें प्लांट्स के बारे में पूरी डिटेल से अपनी ऑब्जर्वेशंस को लिखा, और फिर अल हैवान एनिमल्स के बारे में लिखी और उसमें एनिमल्स के बारे में तमाम चीज़ें उन्होंने लिखी। इसके अलावा ही वॉज आल्सो एन एस्ट्रोनॉमर फार्मासिस्ट, यानी कि वो एस्ट्रोनॉमर भी थे, ये माहिर फलकियात
یہ جو اسپیس کی اسٹڈی کرتے ہیں، اور فارماسسٹ بھی تھے، یعنی کہ وہ ادویات سے بھی ریلیٹڈ تھے، میڈیسنس سے بھی ریلیٹڈ تھے، فزیشین تھے، یعنی کہ باڈی کے ڈفرینٹ پارٹس کی فنکشننگ کا بھی ان کو پتہ تھا، فلاسفر تھے اینڈ انجینئر. تو یہ بایولوجی کے علاوہ بھی ڈفرینٹ فیلڈز میں ان کو سبقت حاصل تھی، ماہر تھے. پھر دوسرے ہیں عبد المالک اصمعی، جو کہ 740 AD میں پیدا ہوئے اور 828 AD میں ان کی وفات ہوئی تھی. ہی واز بورن ان بصرہ، یہ بصرہ میں پیدا ہوئے. ہی واز ریگارڈیڈ ایز اے اسپیشلسٹ ان اینیمل سائنسز، یعنی کہ وہ اینیمل سائنسز کے یا زوالوجی کے اسپیشلسٹ تھے. اینیملز کے بارے میں جو اسٹڈیز تھی ان پہ ان کو عبور حاصل تھا. ہی روٹ مینی بکس آن اینیملز اینڈ پلانٹس، اس کے علاوہ پلانٹس کے اوپر بھی انہوں نے کچھ بکس لکھی تھی. ون آف ہز بکس الخیل از اباؤٹ ہارسز، ہارسز کے اوپر انہوں نے بک لکھی جس میں ہارسز کی تمام چیزیں، ان کی اسٹرکچر، ان کی ظاہر ہر ایک چیز انہوں نے ایکسپلین کی ہوگی اس بک میں. اور اس بک کا کیا نام تھا؟ الخیل. الابل اباؤٹ کیملز، اور دوسری بک انہوں نے کیملز کے بارے میں، اونٹوں کے بارے میں لکھی، الابل، ٹھیک ہے. اینڈ اے تھرڈ واز اشا اباؤٹ شیپ، شیپ کے بارے میں ایک بک لکھی، اشا، ٹھیک ہے. اینڈ فورتھ الوحوش اباؤٹ وائلڈ اینیملز. الوحوش بک کا نام تھا، اور اس بک میں وائلڈ اینیملز یعنی کہ جو جنگلی جانور ہوتے ہیں ان کے بارے میں اس بک میں انہوں نے لکھا. اب یہ کیا کر رہے تھے؟ لیونگ آرگینزمس کو اسٹڈی کر رہے تھے، بایولوجی کو اسٹڈی کر رہے تھے، بایولوجیکل نالج کو انکریز کر رہے تھے، کیملز کے بارے میں، ٹھیک ہے، ہارسز کے بارے میں، وائلڈ اینیملز کے بارے میں. ہی ہیڈ ڈسکرائب ڈفرینٹ پارٹس اینڈ فنکشنز آف ہیومن باڈی. اور عبد المالک اصمعی نے کیا کارنامہ کیا کہ ہیومن باڈی کے پارٹس، یعنی کہ آنکھ ہے، کان ہے، ان کے بارے میں لکھا، اور ان کی فنکشننگ کے بارے میں لکھا کہ کان کا کیا کام ہے، آنکھوں کا کیا کام ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح ہیومن باڈی کے پارٹس کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا. پھر دوسرا ہے جی ابو علی سینا. 1980 میں یہ پیدا ہوتے ہیں اور 1037 AD میں ان کی وفات ہوتی ہے. ہی واز بورن نیئر بخارا، یہ بخارا میں پیدا ہوئے. ہی واز امنگ دی گریٹسٹ مسلم سائنٹسٹ اینڈ ہز موسٹ ویلیویبل کنٹریبیوشن واز ان دی فیلڈ آف میڈیسنس. اور ان کی جو میجر کنٹریبیوشنز تھی، ابو علی سینا ایک مشہور نام ہے، تو یہ میڈیسنس کی فیلڈ میں ان کی زیادہ نمایاں کنٹریبیوشن ہے. ہی واز این ایکسپرٹ ان میتھمیٹکس، ایسٹرونومی، فزکس اینڈ پائلنٹولوجی. اور میڈیسنس کے علاوہ یہ دوسری فیلڈز میں بھی ایکسپرٹ تھے، میتھمیٹکس میں تھے، ایسٹرونومی میں، فزکس میں، اور پائلنٹولوجی بایولوجی کی جو برانچ ہے، یعنی کہ اینشنٹ آرگینزمس کے بارے میں اسٹڈی کرنا، اس میں بھی ابو علی سینا ایکسپرٹ تھے. تو میڈیسن اور پائلنٹولوجی یہ ابو علی سینا ان میں ایکسپرٹ تھے. ہی ورکڈ آن دی اسٹرکچر، فنکشن اینڈ ڈیزیزز آف آئی. اور آنکھ کے اوپر بھی انہوں نے بہت کام کیا، آنکھوں کی ڈیزیزز کے بارے میں بتایا، آنکھوں کے فنکشن کے بارے میں بتایا. یہ تین اب میجر باتیں ہوگی، میڈیسنس، پائلنٹولوجی اینڈ فنکشن اینڈ ڈیزیزز آف آئی. ہی ڈسکرائبڈ 130 ڈیزیزز آف آئی ان ہز بک. انہوں نے اپنی جو بک لکھی ہے القانون فی الطب، طب کہتے ہیں علاج کو، ٹھیک ہے، تو اس میں انہوں نے 130 بیماریوں کے بارے میں ذکر کیا، آنکھوں سے ریلیٹڈ جو بیماریاں ہیں. اور یہ کتاب اتنی مشہور ہو گئی تھی کہ اٹ واز ٹرانسلیٹڈ انٹو مینی یورپین لینگویجز، کہ بہت سارے یورپین لینگویجز میں یہ بک ٹرانسلیٹ کی گئی. پھر دوسرے آ جاتے ہیں ہمارے پاس ابو عثمان عمر الجاحظ. انہوں نے الحیوان لکھی، جس میں انہوں نے اپنی آبزرویشنز ڈسکرائب کی اینیملز کے بارے میں. اینیملز کے بارے میں جو خاص باتیں تھیں وہ انہوں نے اس میں لکھی. سچ از دا سیزنل مائگریشن آف فش ان دا ریور ٹگرس، یعنی کہ ٹگرس یہ ایک دریا کا نام ہے. اس دریا میں گرمیوں میں فشز نظر آتی ہیں، سردیوں میں نہیں آتی، ٹھیک ہے. تو یہ ایک سیزنل مائگریشن ہے، یعنی کہ وہ یہاں سے چلی جاتی ہیں، مائگریٹ کر جاتی ہیں. تو اس نے یہ لیونگ آرگینزمس کے بارے میں یہ چیز نوٹ کی
इसको अपनी किताब अल-हयवान में लिखा। सिमिलरली ही डिस्क्राइब द लाइफ सिस्टम ऑफ एन आंट, और जो चींटियाँ होती हैं इनके लाइफ सिस्टम के बारे में लिखा कि चींटियाँ कैसे पैदा होती हैं, ये क्या करती हैं, ज़िंदगी इनकी कितनी होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें लाइफ सिस्टम ऑफ एंट्स के बारे में इन्होंने लिखा। फिर दूसरे मशहूर मुसलमान साइंसदान है अल-फराबी। ही वॉज रिनोड हकीम, ये बहुत मशहूर हकीम थे एंड बायोलॉजिस्ट। 870 AD में पैदा होते हैं, 950 AD में इनकी वफ़ात होती है। ही रोट 2 बुक्स, किताबुल नबातात which is about plants and किताबुल हयवानात which is about animals। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये आप पीछे देख सकते हैं, जाबिर बिन हयान ने भी अल नबातात लिखी, अल हयवान लिखी एनिमल्स के बारे में। अल फराबी ने जो उसका नाम है किताबुल नबातात, वो है अल नबातात, ये है किताबुल नबातात, और वो है अल हयवान, ये है किताबुल हयवानात जो कि अल फराबी ने लिखी है। फिर हमारे पास अगले साइंटिस्ट हैं अब्दुल कासिम अल ज़हरावी। ये सर्जन थे, ठीक है, ग्रेट मुस्लिम सर्जन, जो कि 1936 AD में बॉर्न हुए थे और 1004 AD में ये वफ़ात हो गई थी। ही वॉज फेमस फॉर द रिमूवल ऑफ स्टोन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, मशहूर सर्जन थे, और इन्होंने अब मशहूर थे किस लिए, ये यूरिनरी ब्लैडर से स्टोन को रिमूव करने के लिए ये मशहूर थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इब्नुल हैथम। ये पैदा हुए थे 965 AD में और 1039 AD में इनकी वफ़ात थी, एंड वाज वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग बायोलॉजिस्ट ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। ये भी एक बड़े मशहूर इब्नुल हैथम, ठीक है, बड़े मशहूर मुसलमान साइंसदान हैं। क्या किया इन्होंने, ही वॉज एन ऑप्थेमोलॉजिस्ट, यानी कि ये जो विजन है ऑप्टिक्स, ठीक है, ऑप्टिक्स कहते हैं ये ग्लास के थ्रू देखना, विजन से रिलेटेड ऑप्थेमोलॉजिस्ट थे, यानी कि आई के बारे में इन्होंने स्टडी किया होगा, ठीक है। ही करेक्टेड द ग्रीक कॉन्सेप्ट ऑफ विजन, यानी कि ये जो विजन हमें जो नज़र आता है विजन, ठीक है, इसके बारे में जो ग्रीक कॉन्सेप्ट था जो कि गलत था उसको इन्होंने ठीक किया। क्या कॉन्सेप्ट था, लोकेटिंग रेटिना इज़ द सीट ऑफ विजन। रेटिना आँख के अंदर एक पर्दा होता है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं, ठीक है, देखना पॉसिबल होता है, ये विजन पॉसिबल होता है। तो इसने कहा कि रेटिना की वजह से हम देखते हैं, लेकिन ग्रीक वाले क्या कहते थे, ग्रीक वाले कहते थे कि ये जो हमारी आँख है इससे लाइट निकलती है और ये लाइट जिस चीज़ पे पड़ती है उसको हम देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। इब्नुल हैथम ने इस चीज़ को सही से बताया कि लाइट जिस भी चीज़ पे पड़ती है टकरा के हमारी आंखों में दाखिल होती है, रेटिना पे पड़ती है, तभी हम उसको देख पाते हैं, तभी विजन क्रिएट होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने दुरुस्त किया, और हिज फेमस बुक वाज किताबुल मनाजिर। इस किताब में इन्होंने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, किताबुल मनाजिर एंड मीज़ानुल हिकमा, ये 2 मशहूर किताबें हैं इब्नुल हैथम की, और दीज बुक्स वर ट्रांसलेटेड इनटू लैटिन, लातीनी ज़बान में भी ट्रांसलेट की गई, तर्जुमा किया गया, हेब्रियू, ग्रीक एंड अदर वेस्टर्न लैंग्वेज, बहुत सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई इनकी बुक। फिर दूसरे हैं अली बिन ईसा, ये भी आई स्पेशलिस्ट थे, ठीक है। ही वर्कड ऑन दी स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड डिजीजेज ऑफ द आई। He described 130 diseases of eye in his book. The book was translated into many European। अब ये आप कंपैरिजन करें, इब्नुल हैथम भी आई स्पेशलिस्ट हैं, ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं, अली बिन ईसा भी आई स्पेशलिस्ट हैं, ऑप्थेमोलॉजिस्ट हैं, और इसके अलावा अबू अली सीना, ठीक है, ये आपने कंपैरिजन करना है ताकि आपको अच्छे तरह याद रहे। फिर इब्नुल नफीस की क्या कंट्रीब्यूशंस हैं, ये 13th सेंचुरी के बायोलॉजिस्ट हैं। ही डिस्क्राइब द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर ब्लड होता है और वो घूमता है, सर्कुलेट करता है। फर्स्ट टाइम हमें किसने बताया, इब्नुल नफीस ने 13th सेंचुरी में बताया, यानी कि 1200 समथिंग AD में इन्होंने ये बात की। तो ये बहुत सारी कंट्रीब्यूशंस थी जो कि मुस्लिम साइंटिस्ट ने
बायोलॉजी के साइंस के हवाले से की थी। होपफुली आपको समझ आ गई होगी और ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कुरान मजीद इंसान की क्रिएशन के बारे में क्या कहता है, तो ये आपने ट्रांसलेशंस याद रखनी हैं, ठीक है। और इसके अलावा मुस्लिम साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन क्या हैं। जाबिर बिन हयान ने क्या किया था, अल-नबतात अल-हयवान लिखी थी। अब्दुल मालिक अस्माई ने क्या किया था, इन्होंने अल-खेल घोड़ों के बारे में, अल-इबल कैमल्स के बारे में, आशा शीप के बारे में, अल-वहूश वाइल्ड एनिमल के बारे में लिखी, और ये एनिमल साइंसेस के स्पेशलिस्ट थे। बू अली सीना, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मेडिसिन की फील्ड में बहुत कंट्रीब्यूट किया। पैलेंटोलॉजिस्ट थे ये, यानी कि एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते थे। आई के बारे में इनकी कंट्रीब्यूशन है, 130 डिजीज़ बताई आई की, ठीक है। फिर अबू उस्मान उमर अल जाहिज़, इन्होंने अपनी बुक लिखी जिसमें एनिमल के बारे में डिफरेंट चीज़ें उन्होंने लिखी, जैसा कि सीजनल माइग्रेशन है फिशेस का, उसके बारे में लिखा। एंड्स के लाइफ सिस्टम के बारे में इन्होंने लिखा। इसी तरह अल-फराबी ने किताबुल नबातात प्लांट्स पे, किताबुल हयवानात एनिमल्स पे लिखी। और अल-ज़हरावी, अब्दुल कासिम अल-ज़हरावी, ये सर्जन थे, मशहूर मुस्लिम सर्जन थे। इब्नुल हैथम ने भी ऑप्थेमोलॉजिस्ट थे, आई के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा, किताबुल मनाजिर में, मीज़ानुल हिकमा में। और अली इब्न ईसा ने आई डिजीज़ के बारे में लिखा, उसके स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में लिखा, ठीक है। और इब्नुल नफीस जो थे, इन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में एक्सप्लेन किया। अब आज की जो आपकी असाइनमेंट है, राइट द ट्रांसलेशन ऑफ एनी 3 वर्सेस ऑफ द होली कुरान रिलेटेड टू क्रिएशन ऑफ मैन। जो पहला हमारा टॉपिक है, उसमें आपने देखा हमने 3-4 वर्सेस होली कुरान की देखी। उनमें आपने वो वाली वर्सेस लिख लेनी है, ट्रांसलेशन उनकी, जिनमें मैन के बारे में ज़िक्र है, मैन की इंसान के क्रिएशन के बारे में ज़िक्र है। फिर दूसरा काम आपने क्या करना है, नेम एनी 3 मुस्लिम साइंटिस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशंस इन फील्ड ऑफ बायोलॉजी। कोई से मेजर साइंटिस्ट इनमें से आपने 3 लिख लेने हैं और इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो आपने लिख देना है, कोई से 3, ठीक है। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।